नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं या हमारी कुंडली में ये किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे भारतीय ज्योतिष में मंगल को पराक्रम, मनोबली, साहसी आदि कहा गया है। यदि हम राजतंत्र की बात करें तो सेनापति को हम लोग मंगल से देखते हैं। यदि हम लोग आज के परिवेश की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें, तो हम लोग रक्षा मंत्री को मंगल से देखते हैं या हमारे देश की रक्षा प्रणाली को भी हम लोग मंगल से ही देखते हैं। जैसे हमारी सेना हो गई, हमारे पुलिस हो गई, हमारे सिक्योरिटी एजेंसियां हो गई, ये सारे चीज मंगल से देखी जाती है। यदि किन्हीं जातक को, व्यक्ति को यदि इस क्षेत्र में जाना हो, इस क्षेत्र में अपना रोजगार करना हो, तो उन्हें सूर्य चंद्रमा के साथ साथ मंगल को भी मजबूत करना होगा या मजबूत होना होगा उसकी कुंडली में, तभी वो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि हम लोग रंगों की बात करें तो लाल रंग युक्त मंगल के कार्य करते हैं। स्थानों की बात करें तो अग्नि स्थान को मंगल से देखा जाता है, अग्नि तत्व मंगल से देखा जाता है। यदि हम लोग इनके शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो उससे हमारे शरीर के मांसपेशियां देखी जाती है। साथ में यदि इसके स्वरूप की बात करें तो ये क्रूर स्वभाव वाला, लाल आंखों वाला, आक्रामक, उतावला, उदार स्वभाव या आकार वाला, पित्त प्रकृति वाला, क्रोधी, पतली कमर वाला होता है। यदि हम लोग इसके वस्त्र की बात करें तो साधारण लाल वस्त्र मंगल के पोशाक होते हैं। यदि हम लोग वृक्षों की बात करें तो करुए, नीम अथवा विशेषतया तीखे जैसे सरसों, राई, मिर्च आदि के वृक्षों का उत्पन्न करता है। यदि हम लोग धातु की बात करें तो सोना, तांबा आदि धातु मंगल से देखे जाते हैं। यदि हम लोग रत्नों की बात करें तो मूंगा इनका रत्न होता है। यदि हम लोग दान की बात करें, यदि किसी के कुंडली में मंगल कमजोर है तो हमें क्या दान करना चाहिए, तो लाल चीज जैसे आपको मसूर की दाल हो गई, गेहूं हो गई, फिर आपको गाजर हो गए इत्यादि, ये सब दान करना चाहिए। यदि हम लोग इनके बल की बात करें तो मंगल दक्षिण दिशा या दशम राशि भाव में बलवान होते हैं, दिग्बल को प्राप्त करते हैं। यदि हम लोग इसके उच्च और नीच की बात करें तो ये मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। यदि हम लोग काल पुरुष की कुंडली को देखें तो तीसरे घर और छठे घर का जो कार्यकर्ता है, जो कारक ग्रह है, वो मंगल होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे अपने कुंडली में किस प्रकार देखा जाता है। यदि मंगल की दशा आती है या किसी के दशा में ये अंतरा में आते हैं, प्रयंतर में आते हैं, तो हमें किस प्रकार इनका फलादेश करना चाहिए। हम लोग मेष लगन की राशि को ही लेते हैं। यदि मान लीजिए मेष लगन की राशि में मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो मेष लगन की राशि हुई तो पहला घर जो लग्न के घर है उनके स्वामी और आठवें घर उनके स्वामी खुद मंगल ही होते हैं। तो वो क्या फल देंगे, तो मंगल पहले घर का फल देंगे और आठवें घर का फल देंगे। यदि हम अपनी घटनाओं के बारे में बात करें तो हमारे जीवन में कुछ लिमिटेड घटना होती ही है, जैसे हमारे बचपन में हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे शिक्षा के बारे में, फिर हमारे शादी के बारे में,
फिर हमारे बच्चे के बारे में, फिर हमारे कैरियर के बारे में, हमारे प्रोफेशंस के बारे में, हमारे लिटिगेशंस के बारे में, ये सब हम लोग देखते हैं। तो मंगल क्या बताएगा? यदि मंगल लग्न में है, वो पहले और 8वें का तो स्वामी है, खुद अपने ही घर लग्न में बैठे हुए, तो 1 और 8 का फल देगा। तो 1 और 8 क्या बताता है? यदि हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं तो ये बुरा बताता है। यदि इसे हम लोग एजुकेशन में देखते हैं, शिक्षा में देखते हैं, तो कुछ नहीं बताता है। प्रोफेशंस में देखते हैं, कुछ नहीं बताता है। यदि हम लोग इसे मैरिज में देखते हैं तो कुछ नहीं बताता, या कहो ये तो निगेट ही कर रहा है, चाइल्ड बर्थ के लिए भी निगेट ही कर रहा है, ये लिटिगेशंस भी बताता है। तो सोचिए, वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, मेष लगन में ही बैठे हुए हैं, फिर भी वो अच्छे नहीं है। साथ में हमें यह भी देखना है कि वो किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो आप पहले घर में जो 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वलेषा, भरणी और कृतिका। अश्वलेषा के जो स्वामी हो गए वो केतु हो गए, भरणी के जो स्वामी हो गए वो शुक्र हो गए, और कृतिका के जो स्वामी हो गए वो सूर्य हो गए। अब यदि मंगल भरणी के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो क्या फल देंगे? तो यदि भरणी के नक्षत्र में बैठे हो देख तो अपना फल देंगे पहले और 8वें का, साथ में वे भरणी के स्वामी जो शुक्र हुए उनका भी फल देंगे। तो शुक्र मेष लगन राशि में क्या दिखा रहे हैं? दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी है, भाव के स्वामी है, घर के स्वामी है, खुद जाके 11वें घर में बैठ जाते हैं। तो सारे चीज देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज चेंज हो जाती है। ये हेल्थ तो खराब है, ठीक है, पहला और 8वां घर दिखा रहा है साथ में, लेकिन साथ में रिकवरी है, 11वां घर भी दिखा रहा है आपको। यदि आप इसको विवाह के रूप में देखते हैं तो विवाह बताता है। यदि आप इसको प्रोफेशंस के रूप में भी देख रहे हैं तो प्रोफेशंस भी बहुत अच्छा बता रहा है, क्योंकि 1, 2, 7, 8, 11 इसमें एक ही बुरा घर है, 8वां घर, बाकी कोई बुरा घर नहीं है। हम लोग पहले भी बता चुका हूं मैं, प्रोफेशंस के लिए सबसे अच्छा घर होता है 2, 6, 10, 11। अब बुरा घर होता है 5, 6, 8, 12। छठा घर यदि अच्छे घर के साथ मिल जाए तो अच्छा फल देता है, बुरे के साथ मिले तो बुरा फल देता है। तो इस कंडीशंस में यदि मंगल हमारे पहले घर में विराजमान है, वो भरणी के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा है। यदि हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें उन्नति मिलेगी। साथ में 8 और 11 दिखा रहा, ये हमारे लेगेसी मनी को दिखाता, ये हमारे इंश्योरेंस के मनी को दिखाता, ये हमारे लॉटरी के मनी को दिखाता। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये सारे पैसे जो आपको एक बैग बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो आपने कमाया नहीं है, तो ये अपने साथ साथ परेशानियां भी लाते हैं। लेकिन आपके साथ परेशानी नहीं करेंगे, ये आपके जिसके थ्रू आपको ये पैसा मिल रहा उनको परेशानी करेंगे। लेगेसी मनी, यदि आपके घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो वो संपत्ति आपको मिलती है। इंश्योरेंस की मनी, यदि आपकी कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसमें नुकसान होता है, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। प्रोविडेंट फंड की मनी, मान लीजिए आपकी नौकरी किसी कारणवश छूट गई, जो आपका पैसा है वो आपको मिल जाता है। उसी तरह लॉटरी की मनी, पैसा तो बहुत मिलता है लेकिन साथ में वो परेशानियां भी लाता है। आपके पीछे बहुत सारे लोगों की नजर हो जाएगी, इनकम टैक्स की नजर हो जाएगी, बदमाशों की नजर हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है, चिंता का कारण हो सकती है। उसी तरह मान लीजिए यदि मंगल लग्न में कृतिका के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वो अपने फल देंगे, साथ में कृतिका के जो स्वामी है सूर्य, उसके भी फल देंगे। तो सूर्य मेष लगन में 5वें घर को बता रहा। 5वां घर हमारा प्रेम का घर होता है, 5वां घर हमारे संतान का घर होता है, 5वां घर हमारे शिक्षा का घर होता है। यदि वो अच्छे घर में बैठ जाते हैं, मान लीजिए 11वें घर में बैठ गए, तो मंगल अपनी दशा में या किसी की दशा के अंतर में परंतर में आएंगे तो पहले का 8वें का तो देंगे, साथ में 5वें और 11वें का फल भी देंगे।
तो इसमें देखा जाता है कि विवाह बताता नहीं है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, हेल्थ आपको थोड़ा सा खराब है, चाइल्ड बर्थ बच्चे का जन्म ये बच्चे का युग आप देखोगे तो अच्छा है, लिटिगेशन कुछ बताता नहीं है। उसी प्रकार मान लीजिए कि मेष लग्न की राशि में मंगल यदि दूसरे घर में बैठते हैं तो क्या फल देंगे? वो पहले और 8वें का फल देंगे ही, क्योंकि ये इस घर के स्वामी है। साथ में दूसरे का फल देंगे, पहला, दूसरा और 8वां। ये भी सारे चीजों के लिए एक तरह से कहिए कि न्यूट्रल है, ना तो लॉसेस है ना तो लाभ है आपको। लेकिन मुझे देखना है कि ये किसके नक्षत्र में बैठे हैं। क्या है कि कोई भी ग्रह अपना फल तो देते ही, साथ में अपने नक्षत्र का फल बहुत ही मजबूती से देते हैं। तो दूसरे घर का जो नक्षत्र हो गए वो हो गए कृतिका हो गए, रोहिणी हो गई और मृगशिरा हो गए। कृतिका के स्वामी सूर्य हो गए, रोहिणी के स्वामी चंद्रमा हो गए, और मृगशिरा के स्वामी आपको खुद मंगल हो गए। तो यदि वो मृगशिरा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वो तो अपने फल दे रहे हैं, साथ में फिर अपने नक्षत्र का ही फल देंगे। 1 2 8 1 2 8 मतलब जब भी दिन की दशा आएगी अंतर पंतर में ये हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। यदि दशा में आते हैं, यदि कोई अंतर बहुत स्ट्रांग किसी घटना के लिए आता है तो वो अच्छा फल देंगे। यदि अंतर कोई घटना के लिए बहुत ही निगेट करता है तो अपने दशा में वो निगेट करेंगे। उसी तरह मान लीजिए यदि ये चंद्रमा रोहिणी के नक्षत्र में बैठे हुए हैं दूसरे घर में, तब क्या देंगे? तो इसमें मंगल तो अपना देंगे फल, पहले, दूसरे और 8वें का, साथ में चंद्रमा का फल देंगे। चंद्रमा मेष राशि में चौथे घर का स्वामी हो गए। और यदि मान लीजिए खुद 12वें घर में बैठ गए तब मंगल की दशा में जब भी आएंगे तो जैसे मंगल 1 2 4 8 12 का फल देंगे। ये हमारे एसेट के बारे में बताता है कि इस दशा में जो भी यदि प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो भी यदि वाहन खरीदते हैं तो ये उसमें सक्सेस होंगे। साथ में मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक होते हैं। जब भी प्रॉपर्टी का योग बने तो उसमें मंगल या शनि को भी आना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अंतर में आए, चाहे वो पर्यंतर में आए, चाहे दशा में आए, तभी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। साथ में हम लोग गोचर को भी देखते हैं, तभी वो योग बनता है। कभी कभी क्या होता है दशा में दिखा रहा प्रॉपर्टी, अंतर में प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन हमारा जो गोचर ट्रांजिट जो होता है वो कभी नहीं बैठ पाता है, तो हम लोग उस दशा में ये घटनाएं नहीं हो पाती हैं, चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो। मान लीजिए कि मंगल मेष लग्न राशि में तीसरे घर में बैठ जाते हैं तो वो पहले, तीसरे और 8वें का फल देंगे। साथ में वो किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं ये भी हमें देखना होगा। तो तीसरे घर में जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं मृगशिरा, आद्रा और पूर्णवसु। मृगशिरा के जो स्वामी खुद मंगल हो गए, आद्रा के स्वामी राहु देव हो गए और पूर्णवसु के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति देव हो गए। तो यदि वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो अपना फल तो देंगे ही, साथ में अपने नक्षत्र, अपने खुद का फल नक्षत्र में भी देंगे। 1 3 8 1 3 8 ये क्या छोटी मोटी यात्रा बताता है, इसमें आपको छोटी मोटी बीमारी भी बताता है आपको। साथ में मंगल है, छोटी मोटी बीमारी का मतलब क्या है कि आपको शल्य चिकित्सा, सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। चोट चपेट लगेगा, आपको कहीं हड्डी टूट गई या माथा टूट गया तो आपको वहां पर सर्जरी होगी, फिर आप ठीक हो जाओगे। अब यदि मान लीजिए यदि ये पूर्णवसु नक्षत्र में बैठते हैं तीसरे घर में तो वो अपने फल तो देंगे, पहले, तीसरे और 8वें का, साथ में वो गुरु का भी फल देंगे। तो मेष लग्न राशि में गुरु क्या है 9वें और 12वें के स्वामी हो गए। अब मान लीजिए कि वो जाके 11वें में बैठ जाते हैं, मैं हमेशा आपको अच्छे घर के बारे में बताऊंगा। 11वें में बैठ जाते हैं तो मंगल की जब दशा आएगी या किसी की दशा में अंतर में आएंगे, प्रंतर में आएंगे तो वो पहले, तीसरे और 8वें का देंगे। साथ में बहुत ही मजबूती से वो 9वें, 11वें और 12वें का भी फल देंगे। तो इस दशा में क्या होगा कि जातक का
लंबी दूरी का यात्रा होगा। हो सकता है जातक विदेश भ्रमण में करे, हो सकता है जातक विदेश में सेटल भी हो जाए। क्या है कि 12वां घर विदेश का बताता, 9वां घर उच्च शिक्षा का बताता है, फॉरेन लैंग्वेज का बताता है, तीसरा घर भी यात्रा ही बताता है। इसमें 3 यात्रा घर मिल गए, 3, 9, 12। तो 100% चांस है कि जातक विदेश जाएगा। साथ में 3 और 11 भी आप, यदि हम अनुमति लेना देखें, यदि हम मुझे उच्च शिक्षा के लिए, मुझे नौकरी करने के लिए, यदि मुझे विदेश जाना पड़े, मैं वीजा का अप्लाई करूं गवर्नमेंट के पास, तो मुझे वीजा आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि तीसरा घर और 11वां घर, तीसरा घर अनुमति का होता है, 11वां घर लाभ का होता है। तो एकदम 100% ये जातक जाएगा विदेश। यदि हाँ हेल्थ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसमें पहला घर, 8वां घर और 12वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हेल्थ इनका खराब रहेगा, सर्जरी होने की संभावना है इसमें। साथ में आपको यदि हम लोग देखें तो 12वां घर आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी बताता है, 12वां घर आपको नुकसान भी बताता है। तो आप हॉस्पिटलाइजेशन होंगे तो खर्चे, आपको व्यय बताता है, खर्चे होंगे। उसी प्रकार मान लीजिए मंगल चौथे घर में बैठते हैं मेष लग्न राशि में, तो पहले, चौथे, 8वें का फल देंगे। तो हेल्थ थोड़ा गड़बड़ होगा। पहला और चौथा घर इसमें इंडिकेट कर रहा है, मतलब बच्चे से रिलेशन या बच्चे का योग नहीं दे, मतलब निगेट कर रहा है, नहीं होगा। मैरिज बताता नहीं है, प्रॉपर्टी बता रहा है आपको, प्रोफेशंस न्यूट्रल है, नहीं बता रहा है। यदि आप लिटिगेशन देखें, ये भी न्यूट्रल है। लिटिगेशन जब भी 2 बुरे भाव एक साथ रहें तभी लिटिगेशन होगा, चाहे 8वें का 6ठा घर हो, चाहे 8वें का 12वां घर हो, तभी हम इसको लिटिगेशन में देख सकते हैं, या किसी हानि में हम लोग देख सकते हैं, किसी तरह की परेशानी कष्ट में देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसके नक्षत्र में बैठे हैं चौथे घर में, तो चौथे घर के नक्षत्र क्या होते हैं? पूर्णवसु, पुष्य और अश्वलेषा। पूर्णवसु के जो स्वामी हो गए वो गुरु हो गए, पुष्य के जो स्वामी हो गए वो शनिदेव हो गए, और अश्वलेषा के जो स्वामी हो गए वो बुध देव हो गए। यदि मान लीजिए मंगल चौथे घर में बैठे हुए मेष लग्न राशि में और पुष्य के नक्षत्र में बैठे हुए, तो वो अपने फल तो देंगे, लेकिन बहुत मजबूती से पुष्य नक्षत्र के भी फल देंगे, मतलब शनि के भी फल देंगे। और शनि मेष लग्न राशि में बहुत ही अच्छे घर के स्वामी है, 10वें और 11वें। 10वें हमारे नेम, फेम, स्टेटस हो गया, साथ में कर्म का भी होता है, और 11वें हमारे इच्छा पूर्ति, हमारे डिजायर, हमारे लाभ को बताता है वो। यदि मान लीजिए शनिदेव छठे घर में बैठ गए, चलिए मैं एक बुरा कर लेता हूं, छठे घर में शनिदेव बैठ गए, तब मंगल की दशा आएगी तो क्या बताएंगे? मंगल पहले, चौथे और 8वें का रिजल्ट तो देंगे, साथ में वो छठे, 10वें और 11वें रिजल्ट देंगे। तो मंगल हमारी पहले, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें का, इसमें देखिए 2 बुरे घर आपको जुड़ गए, छठे और 8वें। यदि 8 नहीं होता तो छठा घर हमारे 10वें, 11वें जुड़ जाता, लेकिन इस कंडीशन में छठा घर हमेशा 8वें घर का ही साथ देगा, 10वें, 11वें का साथ नहीं देगा। यदि हम उसको ओवरऑल देखा जाए, इस दशा में क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है, क्या क्या खराब चीजें हो सकती है। यदि हम लोग हेल्थ के बारे में बात करें तो हाँ, हेल्थ मेरा खराब हो सकता है, चोट चपेट लग सकता है, सर्जरी भी हो सकती है हमारी, लेकिन 10वां 11वां घर है तो उसके बाद हम ठीक भी हो जाएंगे। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो 6, 8 है, लेकिन 4, 10, 11 भी है। चौथा घर शिक्षा का है, 11वां घर नेम, 10वां घर नेम, फेम, स्टेटस हो गया, 11वां घर लाभ हो गया, शिक्षा में लाभ, मतलब बच्चा तेज रहेगा। बीच बीच में उस दशा में पढ़ाई मन नहीं लगेगा, गड़बड़ करेगा, ओवरऑल लास्ट में वो बहुत अच्छा कर जाएगा। यदि हम लोग मैरिज की बात करें तो मैरिज ये निगेट कर रहा है, क्योंकि पहला घर, छठा घर, 10वां घर आ रहा है, जो टोटली निगेशन है। इस दशा में जातक की मैरिज नहीं होगी,
यदि हम लोग बच्चे की बात करें तो इस दशा में बच्चे भी नहीं होंगे कि पहला घर, चौथा घर और 10वां घर दिखा रहा है आपको। ये भी टोटली नेगेट कर रहा है आपको इसमें। यदि हम लिटिगेशंस की बात करें तो हाँ, लिटिगेशंस कुछ होंगे, लेकिन बाद में वो उससे निजात पा लेगा, क्योंकि 10वां घर 11वां घर है। यदि कैरियर की बात करें तो कैरियर भी इनका ओवरऑल अच्छा रहेगा, क्या है कि 6ठा और 8वां घर, यदि 8वें के साथ 12वां घर जुड़ जाता तो ज्यादा हानि होता, जब इक्वल हो जाता 8 12 इक्वल टू 10 11। बट यहाँ 6ठा और 8वां घर है, तो 6ठा घर 8वां घर लेस देन 10 11, मतलब 10 11 यहाँ स्ट्रांग हो गया आपको, तो प्रोफेशन इसका अच्छा रहेगा। इसी तरह मुझे आशा है आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि किसी प्रकार की आपको कुछ परेशानियां हैं, यदि आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और मैं अवश्य उत्तर दूंगा। जय माता दी।